न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक्स स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी बेसिक्स, ठीक। न्यूक्लियर एनर्जी का बेसिक्स पहले समझेंगे। न्यूक्लियर एनर्जी चालू करने के पहले अपन को थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, बेसिक्स ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। इसमें कुछ टर्म्स हैं जो सीधा सीधा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कुछ कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ठीक है, ये सब आ सकते हैं इसमें से। जैसे कि पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आखिर ये है क्या, ठीक। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि न्यूक्लियस क्या है, ठीक है। न्यूक्लियस समझने के बाद हम समझेंगे एटम क्या है। फिर एटम में हम समझेंगे कि भाई एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, एटॉमिक स्ट्रक्चर समझेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, इसके अंदर कैसे ये काम करता है। फिर हम समझेंगे आइसोटोप्स क्या है, आइसोटोप्स। फिर समझेंगे आइसोबार क्या है, आइसोबार्स। फिर हम समझेंगे भाई रेडियो आइसोटोप क्या है, रेडियो आइसोटोप्स क्या है, ये सब हम समझेंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शंस, समझ में आ गया। ये सीधा सीधा आते हैं एग्ज़ाम में, एमपीपीएससी में आते हैं ये। एमपीपीएससी का आप मेंस का आप अगर पेपर्स देखोगे तो उसमें आपको दिखने में मिल जाएगा कि भाई एमपीपीएससी मेंस में ये सारे कुछ कुछ पूछे हुए हैं। 3 मार्क्स में आपको जनरली क्वेश्चंस दिखेंगे। 3 मार्क्स में इनमें से बहुत सी चीज़ें पूछी हुई है। अब उसी को हम समझते हैं कि भाई आगे बढ़ते हैं और इसमें समझते हैं कि आखिर ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और ये न्यूट्रॉन्स आखिर होते क्या हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि भाई ये हैं क्या, व्हाट आर दे, व्हाट आर दे, ये क्या है, तो हमको पहले एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। मतलब क्या है इसका कि भाई यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आप देख रहे हो, समझ में आ गया, वो सारी की सारी इन्हीं चीज़ों से मिल करके बन रही है, ठीक। इसी को बोलते हैं हम इसीलिए इनको बोलते हैं कि दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, दे आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स का मतलब समझ में आ गया, वो जो कि किसी मैटर का निर्माण करें, ठीक है, जो एनर्जी को ट्रांसफर करने में काम करें, समझ में आ गया। जिससे मैटर, एनर्जी, ये सारी चीज जिस चीज से मिल करके बनती है उसको बोलते हैं हम फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, एक तरीके के फंडामेंटल पार्टिकल्स ही हैं, समझ में आ गया। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं, तो दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स। मतलब यूनिवर्स में जो भी चीज़ें आप देखते हो वो जिस चीज़ से बनी होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। वो मैटर है, समझ में आ गया, वो एनर्जी हो सकती है, वो कोई भी चीज़ जो पूरे यूनिवर्स को बनाने में काम कर रही है उसको हम क्या बोल देते हैं कि भाई वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक। तो इसको हम बोल रहे हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जो यूनिवर्स का में काम करती है। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो हम समझ गए कि भाई ये फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, समझ में आ गया। तो अब इनमें से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो एक पूरा लेक्चर है वो आप एक अलग से इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट है, उसको इसके फर्स्ट लेक्चर में आप इसको समझ सकते हो कि जी फर्स्ट लेक्चर में उसमें मैं डाल दूंगा कि भाई ये पूरा फंडामेंटल पार्टिकल्स कैसे काम करता है और ये है क्या आखिर, ठीक है। बट अभी के लिए समझना है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स हैं जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स हैं, जो यूनिवर्स में सारी चीज़ों का निर्माण करते हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अब समझो इधर पे एक टर्म मैं यूज़ कर रहा हूँ, भाई इलेक्ट्रॉन क्या है। देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक एटम समझते हैं, ठीक। एटम क्या है, समझो कि एटम में 3 चीजों से मिलकर के बनता है, इज मेड अप ऑफ, ठीक। 3 चीजों से मिलकर के बन रहा है, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। देखो इन तीनों को हम कैटेगराइज करते हैं ना जब, तो इनको हम कैसे बांटते हैं, कोई चीज को हम इलेक्ट्रॉन कब बोलेंगे, कोई चीज को प्रोटॉन कब बोलेंगे और कोई चीज को हम न्यूट्रॉन कब बोलते हैं। इनका अलग अलग मास होता है, समझ में आ गया। इसका मास m1 होगा, इसका m2 होगा, इसका m3 होगा, किसी का मास ज़्यादा होता है, किसी का मास कम होता है, ठीक है। इनका कुछ स्पिन होता है, ठीक है, इसका अलग स्पिन होगा, इसका मान लो S1 ले लेते हैं, इसका S2, इसका S3,
इसके कुछ चार्जेस होंगे, फिर इसमें कुछ चार्ज होता है, जैसे नाम से ही समझ में आ जाएगा। आप नाम से कैसे समझ में आ रहा है कि भाई इलेक्ट्रॉन है मतलब इसमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज है। प्रोटॉन है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रल है, इसमें नो चार्ज। समझ में आ गया? तो ऐसे ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सारी क्या कर रही है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनकी, ठीक। इन प्रॉपर्टीज़ के अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बिहेवियर जो है ना, ये लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी के अनुसार दे शो डिफरेंट बिहेवियर्स, ठीक। तो भाई इनका बिहेवियर अलग अलग कैसे रहता है कि भाई वो डिपेंड करेगा कि भाई इनमें मास क्या है, इन पे स्पिन क्या है, इन पे चार्ज क्या है। समझ में आ रहा है ना? तो ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके आधार पर इनको क्लासीफाई किया जाता है। इसके लिए बता दिया मैंने कि एक सेपरेट लेक्चर डाल दूंगा कि भाई ये कैसे काम कर रहे हैं और ये होते क्या हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो वहाँ से आप थोड़ा इनको डिटेल में समझ सकते हो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से में ये उतना ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। हाँ, अगर इतना समझ में आ गया कि ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या बनाते हैं, एटम बनाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के एटम बनाते हैं। तो अब एक चीज़ समझो क्या बोल रहा हूँ मैं। इलेक्ट्रॉन में क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन में क्या बोल दिया मैंने, नेगेटिव चार्ज है, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, इसमें नो चार्ज है, ठीक है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, ठीक। तो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, एटम किस किस चीज़ से मिलता है, मिलकर के बन रहा है, एटम बन रहा है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ गया? अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर के ये दोनों को जब हम कंबाइनली देखते हैं, इनको कंबाइंड कर दिए अगर हम कंबाइनली, इनको बोला जाता है भाई ये है न्यूक्लियस। समझ में आ गया? मतलब क्या है कि भाई एक मान लो कि भाई एक ये न्यूक्लियस है, ठीक है ना, इसमें क्या है, कुछ प्रोटॉन है और कुछ क्या है, न्यूट्रॉन है, ठीक है। ये न्यूट्रॉन है, ठीक, और ये क्या है, प्रोटॉन ले लेते हैं रेड वाले को, ठीक। तो जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हम देख रहे हैं तो हम उसको बोल रहे हैं क्या, ये न्यूक्लियस। और ये दोनों एक साथ ही मिलेंगे, आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ मिल रहे हैं, प्लस एक थर्ड चीज इसका चक्कर लगा रही होगी। समझ में आ गया? वो इसके चक्कर लगा रही होगी, उसको बोल रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन, जिसमें कैसा है, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये रेड वाला क्या था, ये था प्रोटॉन। प्रोटॉन में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और न्यूट्रॉन में तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये क्या है, न्यूट्रॉन। इसमें क्या है, ये न्यूट्रल है, तभी तो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, मतलब नो चार्ज, ठीक, इसमें कोई चार्ज नहीं। अब यहां पे ध्यान देना, ठीक। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, एटम में क्या क्या चीजें हैं, एटम किस किस चीज से बन के बन रहा है, मतलब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है प्लस इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब न्यूक्लियस में दो चीज है, न्यूक्लियस किस चीज से बनता है, तो न्यूक्लियस मेड अप ऑफ, इसमें है इलेक्ट्रॉन, सॉरी, इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब समझो फंडा कैसे काम कर रहा है। समझो इसमें है पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और इसमें क्या है, नो चार्ज, ठीक। एक में है पॉजिटिव चार्ज, एक में है नो चार्ज, और इसमें क्या था मैंने बता दिया, इसमें क्या है, निगेटिव चार्ज, ठीक। अब समझो कि भाई ये अभी हमने लिया था प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन है। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव आपने पढ़ा होगा कि भाई पॉजिटिव पॉजिटिव जब मिलेंगे, ये भी पॉजिटिव, ये तो क्या अट्रैक्ट होंगे या फिर ये रिपेल होंगे। तो इसका आंसर है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से दूर जाना चाहेंगे, मतलब ये वाला सही है, रिपेल होंगे। समझ में आ गया? अब ऐसे में तो ये कभी एक साथ रुक ही नहीं पाएंगे, ये तो भाग जाएंगे। यहाँ पे रिपेल हो रहा है तो ये कभी एक साथ बाइंड ही नहीं हो सकते। तो इस चीज को रोकने के लिए न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन समझिए ये क्या करता है, एक्ट्स एज अ ग्लू, ये ग्लू की तरह एक्ट करेगा। ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, कौन से, प्रोटॉन के, ठीक, इनको क्या करता है, होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। तो ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ ग्लू, ग्लू की तरह एक्ट कर रहा, मतलब क्या कर रहा, बाइंड कर रहा। किसको बाइंड कर रहा है, तो प्रोटॉन के पार्टिकल्स को आपस में बाइंड करके रखता है ताकि वो न्यूक्लियस में बने रहें।
so that they can in the nucleus, है ना, न्यूक्लियस से भागे नहीं। तो समझ में आ गया ना इसका क्या काम है? इसका काम क्या है कि भाई बाइंड करके रखना है इसको, टू बाइंड क्या, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स को बाइंड करके रखने का काम है न्यूट्रॉन का। अब न्यूट्रॉन ने बाइंड करके रखा है प्रोटॉन को, ठीक। अब एक एटम में देखो क्या है, एटम किस चीज, तीन चीज से मिलकर के बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, तीन चीज मैंने बोली भाई। अब ये तो न्यूट्रल है, तो क्या होगा, प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होते हैं ना, नंबर ऑफ, ये जितने भी प्रोटॉन होंगे और उसी के बराबर ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर जो होगा और प्रोटॉन का नंबर होगा वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसीलिए क्या होता है कि भाई ये न्यूट्रल हो जाता है, एटम का चार्ज जो हो जाता है वो ऑलमोस्ट ये भी न्यूट्रल हो जाता है, समझा, क्योंकि जितने प्रोटॉन है उतने ही न्यूट्रॉन हो जाते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलो, न्यूट्रॉन बोल रहा हूँ सॉरी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रॉन तो वैसे भी न्यूट्रल था, क्लियर है। तो इसलिए थोड़ा सा ये दिमाग में रखना कि भाई किस किस चीज़ से क्या क्या बन रहा है, न्यूक्लियस किस चीज़ से मिलकर के बन रहा है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, ठीक है। अब इसमें जब इलेक्ट्रॉन मिला दोगे तो ये पूरा क्या होगा, एटम बन गया, क्लियर। एटम का क्या चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। इसमें मान लो 100 पॉजिटिव चार्ज है तो 100 नेगेटिव चार्ज हो जाएंगे, तो दोनों क्या हो गए, बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए, बैलेंस हो गए मतलब न्यूट्रल हो गया, क्लियर है ये बात। तो अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि भाई एटम तो देख लिया अपन ने और इसका वर्किंग देख लिया। अब मैं क्या बोल रहा था, एटम है, उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं प्लस प्रोटॉन होता है प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। इसको ई, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं, जीरो, ठीक है। इन दोनों को मिला करके मैं क्या बोल देता हूं, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना, एटम स्ट्रक्चर किस चीज से बन रहा है, ये है ऐसा। फाइनल इसका डायग्राम अगर बनाएंगे तो भाई ये ले लेते हैं अपन, क्या, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, ये न्यूट्रॉन है, इसको ले लेते हैं, ये प्रोटॉन है। प्रोटॉन भाग क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि न्यूट्रॉन उसको होल्ड करके रखा है, एज अ ग्लू काम कर रही है। अब इसका चक्कर जो लगा रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, समझा कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो एटम देख लिया अपन ने, एटॉमिक स्ट्रक्चर देख लिया अपन ने, ठीक। तो अब अपन ने ये दोनों चीज देख ली, न्यूक्लियस समझ लिया अपन ने, न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस किसको बोल रहा हूँ कि ये दोनों से जो मिलकर के बन रहा है, देखो ये जो है ना इतना सा पार्ट, ये इसी को बस न्यूक्लियस बोल रहा हूँ। तो न्यूक्लियस में सीधा सीधा क्या क्या होता है, इसमें आप इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बस ये याद रखो। तो प्रोटॉन होगा हाँ, और न्यूट्रॉन होगा हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो है, ठीक है। तो ये दोनों का अपन ने देख लिया कि भाई प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होता है। अब समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो हमने अभी तक देखा, ये अगर समझ में आ गया तभी आगे क्लियर होगा। क्या अब समझ रहे हैं हम एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये एक क्वेश्चन आएगा सीधा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई अभी मैंने देखा था कि एटम्स में क्या क्या होते हैं, एटम्स में न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है ये देखा था हमने, इसमें दो चीज होती है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक। अगर मैं क्या करूं, या तो मैं, अभी मैंने क्या बोला कि प्रोटॉन जितने होते हैं उतने कितने होंगे, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। मैं या तो प्रोटॉन की गिनती करूं या तो इलेक्ट्रॉन की गिनती करूं और उनको जोड़ दूं, समझ में आ गया। सारे प्रोटॉन, मान लो एक एटम है, एक एटम है, अभी देखा था ना कि भाई इसमें कुछ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और कुछ न्यूट्रॉन होंगे। मैं मान लेता हूँ ये प्रोटॉन है, अब मैं इनको गिनना चालू कर दूं, इसमें 1 2 3 4 5, तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा इसका, 5। समझ में आ गया, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ क्या, प्रोटॉन, या फिर नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
काहे में? इन एन एटम, एक एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हो या फिर जितना इलेक्ट्रॉन हो उसकी अगर हम गिनती कर लें तो उसको क्या बोल देंगे हम कि भाई ये क्या है, उसका एटॉमिक नंबर। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन होते हैं? एक होंगे, समझ में आ गया? ठीक है, तो ऐसे हम करके निकाल लेते हैं। ठीक है, जैसे यूरेनियम है उसमें देखना 92 एटॉमिक मतलब 92 प्रोटॉन्स होते हैं, समझ में आ गया? और मास यहाँ पे अलग अलग, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं, जैसे मान लो कि एक फंडा समझ लो पहले, यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, हमेशा क्या करेंगे, एलिमेंट के नीचे यहाँ पर पैर के पास क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर। कभी भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। समझ में आ गया? अभी हम क्या समझ रहे हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, समझ में आ गया? एटॉमिक नंबर समझ लिए, मतलब एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, किसी भी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको जोड़ लिए तो हमारा क्या आ गया, एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। एटॉमिक नंबर अगर क्लियर हो गया, एग्जांपल देख लिया, 1H1 ये 92, यहाँ पे 9 लिख दिए, यहाँ पे 233 हो सकता है, 35 हो सकता है, 38 हो सकता है, मास नंबर तो चेंज हो जाते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उतने ही। ठीक है, अब समझते हैं दूसरा टर्म जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास। अब इसको समझते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है भाई, अभी मैंने क्या बोला कि एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ठीक, मैं क्या करूं, इन दोनों को जोड़ लूं कि भाई न्यूट्रॉन कितने हैं, मैं करूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने थे उसमें, उसमें जोड़ दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन, और जो मेरे को मिलेगा उसी को मैं बोल रहा हूँ मास नंबर है ये। इसको मास नंबर भी बोलते हैं और एटॉमिक मास भी बोलते हैं। समझा क्या? मास नंबर मतलब क्या, मास नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर दे रहे हैं, तो क्या मिल रहा है हमको, मास नंबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे, इसीलिए इसको एक टर्म और बोल देते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब इजी लैंग्वेज में क्या है, एटॉमिक मास क्या होता है, मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन्स क्या है, जो न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है भाई, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो हम कंसिडर नहीं करते, समझना क्या? तो इसीलिए एटॉमिक मास क्लियर है। एटॉमिक मास ये एलिमेंट होता है, एलिमेंट में यहाँ पर लिखा जाता है एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, एटॉमिक नंबर। ठीक, क्लियर है? ठीक, अब समझते हैं कि भाई इतना चीज अगर हमने क्लियर कर ली तो इसको समझते हैं। अब देखते हैं एटॉमिक मास, और ये सब हमने देख लिया, न्यूक्लियॉन भी समझ लिया। अब एक और टर्म समझते हैं, अभी लिखा था क्या, आइसोटोप्स क्या होता है, फिर आइसोटोप्स। ठीक, और फिर यहाँ पे समझेंगे आइसोबार क्या होता है। ठीक, ऑलरेडी ये एमपीपीएससी में मेंस में आ चुका है। ठीक है, बट इसको दोनों को हम समझ लेते हैं कि क्या है। ठीक है, ये अभी मैंने क्या बताया, एलिमेंट है, एलिमेंट नीचे क्या लिखते हैं यहाँ पर, एटॉमिक नंबर, ऊपर क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास या फिर मास नंबर। ठीक है, जब, ठीक है, आइसोटोप मतलब पहली बात तो ये याद रखना, जब किसी एटम में, ठीक है, किसी एलिमेंट में एटॉमिक नंबर सेम हो, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। समझ में क्या? किसी भी एलिमेंट में, किसी भी एलिमेंट में जब एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ये क्या करेगा, ये वेरी करेगा। ठीक, ये वेरी करता है और ये सेम रहेगा, तब हम उसको बोलेंगे कि भाई वो क्या है, आइसोटोप है। एक एग्जांपल लेता हूं इसमें, आइसोटोप 1H1, 1H2 और 1H3,
ठीक है। सेम एटॉमिक नंबर होने का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होना। देखो ये हाइड्रोजन है, पहली बात तो ये याद रख लेना आप कि भाई ये जो हम निकालते हैं ना आइसोटोप, ये विद इन द एलिमेंट होता है, विद इन द एलिमेंट। समझा क्या? मतलब ऐसा नहीं होगा कि हाइड्रोजन है और यहाँ पर हीलियम होगा। समझा क्या? वो आइसोबार में देखी जाती है। आइसोटोप में एक एलिमेंट होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक आदमी है। समझा क्या? एक आदमी है, उसको समझो, सुबह अलग उसका बिहेवियर है, दोपहर में अलग होगा, शाम को अलग होगा। मतलब एक व्यक्ति एक ही है, लेकिन उसका बिहेवियर और वो व्यक्ति अलग अलग समय में अलग तरह के एक्ट कर रहा है। मतलब उसके अलग अलग रूप हो रहे हैं। समझा क्या? जैसे कि हम पढ़ते हैं ना कि भाई 10 अवतार है, मतलब राम कृष्ण ये सब एक ही अवतार है, मतलब एक विष्णु है। ठीक है, अब उनका एक अवतार है राम, ठीक है ना, यहाँ पर एक अवतार है कृष्ण। तो इसमें क्या बोल रहा हूँ मैं कि भाई ये हाइड्रोजन ही है, सब हाइड्रोजन है, बट वो अलग अलग तरीके से दिख रहा है। आप समझा क्या? ये इसको डिटेल में तो वैसे भी अभी आगे देखेंगे, बट अभी समझ लो ये विद इन द एलिमेंट्स होता है। समझा क्या? विद इन द एलिमेंट्स, इसमें एलिमेंट चेंज नहीं होते हैं। पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, यहाँ पर हमेशा हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक मास। ये देखो ये एटॉमिक मास है, यहाँ पर भी एटॉमिक मास है, यहाँ पर भी एटॉमिक मास। मतलब यहाँ पर क्या होगा, दो चीजों से बनता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यहाँ पर क्या लिखते हैं हमेशा, एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रोटॉन। क्लियर? यहाँ पर सिर्फ प्रोटॉन होगा। इसमें 1 लिखा है, मतलब इसमें प्रोटॉन कितने होंगे, यहाँ पर समझो। ठीक, इसमें 1H1 लिखा है, 1H2 लिखा है, 1H3 लिखा है। यहाँ पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने होंगे और प्रोटॉन कितने होंगे, ये पता करते हैं अपन। प्रोटॉन कहाँ होता है, नीचे होता है, मतलब 1 होंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ये भी एक दे रहा है, मतलब जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन 0 होगा, तभी जा करके तो एक आ रहा है। यहाँ पर देखो न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है यहाँ पर एक, प्रोटॉन कितना है, एक, तभी तो ये 2 आया, क्योंकि दोनों को ऐड करके लेते हैं हम। यहाँ पर प्रोटॉन कितना है, एक, तो जाहिर सी बात है न्यूट्रॉन कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा 2। तो देखो इन चीजों में एक चीज कॉमन रह रही, प्रोटॉन एक ही है, प्रोटॉन नहीं बदल रहा है। प्रोटॉन नहीं बदलना मतलब क्या, एटॉमिक नंबर नहीं बदलना। ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर बदल रहा है तो नहीं बदल रहा है। एटॉमिक नंबर जब नहीं बदल रहा है, लेकिन ऊपर देखो ये तो बदल रहा है ना, ये तो बदल रहा है, ये भी बदल रहा है, मतलब बदल क्या रहा है, मास नंबर बदल रहा है, मास नंबर ये वेरी कर रहा है। तब हम इसको बोलेंगे कि भाई ये क्या है, ये आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स। ठीक है, आइसोटोप किसके, अभी हमने हाइड्रोजन के देखे, ऐसे यूरेनियम का आइसोटोप होता है। समझ में आ गया? ठीक है, क्लोरीन का आइसोटोप होगा। ठीक है, तो ऐसे करके बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स होते हैं, मतलब उसी के ही अलग अलग रूप देख रहे हो आप, दो को कंपेयर नहीं करते, एक ही एलिमेंट लेते हैं, उसके अलग अलग चीज देखते हैं। समझ में आ गया? इसको तब हम बोलेंगे इसको क्या, आइसोटोप। अब समझते हैं आइसोबार क्या है। ठीक, अब समझते हैं आइसोबार क्या है। आइसोबार में वही फंडा, क्या, एक होगा एलिमेंट, यहां पर लिखेंगे एटॉमिक नंबर, मतलब ये क्या होता है, प्रोटॉन्स, कितने प्रोटॉन्स है। यहां पर लिखेंगे मास नंबर, मास नंबर मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दोनों को जोड़ करके। ठीक है, अब यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर कीवर्ड याद है, यहां पर जब किसी एलिमेंट के पास व्हेन टू डिफरेंट एलिमेंट्स, यहां पर 2 डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे। समझ में आ गया? अलग अलग एलिमेंट को लेते हैं, एक एलिमेंट E1 होगा, एक एलिमेंट E2 होगा। अब उन दोनों के बीच में एटॉमिक नंबर तो वेरी करेगा, एटॉमिक नंबर वेरी करेगा, ये क्या करे, वेरी करे, बट जो मास नंबर है, मास नंबर ये क्या करे, सेम रहे। ठीक, ये वेरी करे, ये सेम रहे। अगर ऐसी सिचुएशन हमको मिलने लगती है, तब हम उसको बोल देते हैं कि भाई ये क्या है, आइसोबार है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली क्या बात है कि भाई ये बिटवीन द एलिमेंट्स होते हैं, विद इन द एलिमेंट्स नहीं, ये बिटवीन द एलिमेंट्स, मतलब 2 एलिमेंट्स के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें हम करते हैं कंपैरिजन। उसमें क्या होते हैं, एक ही व्यक्ति के गुण देख रहे हैं। समझ में आ गया? उसमें एक ही व्यक्ति, भाई दोपहर में कैसा है, शाम को कैसा है, ऐसे समझ लो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, भाई एक व्यक्ति है, उन दोनों के बीच में हम कंपेयर कर रहे हैं। समझ में आ गया? इसमें 2 अलग अलग लोगों को ले रहे हैं, 2 अलग अलग लोग, मतलब यहाँ पर एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, 2 अलग अलग एलिमेंट को ले रहे हैं,
वहां पर क्या कर रहे थे हम, सेम एलिमेंट को ले रहे थे। समझ में आ गया? अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखो, एक ले रहा हूं मैं सल्फर और यहाँ पे ले रहा हूं मैं पोटेशियम, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर होता है 16। इसमें क्या हो रहा है कि भाई इसमें इसका मास नंबर निकालोगे तो 40 आता है, वैसे यहाँ पर निकालोगे तो 19 आएगा, लेकिन मास नंबर इसका भी 40 आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन है, यहाँ पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यहाँ पर भी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। इसमें देखो, इसमें देखो क्या होगा भाई, इसमें 19 प्लस एक्स आएगा ना, एक्स क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रॉन है। यहां पर क्या होगा, इसमें 16 प्लस एक्स होगा। समझ में आ गया? ये एक्स क्या होगा, न्यूट्रॉन है। ठीक, अब ध्यान दो, यहां देखो वेरी क्या कर रहा है, न्यूट्रॉन की प्रोटॉन, प्रोटॉन वेरी कर रहा है। देखो इसमें प्रोटॉन अलग अलग है, इसमें 19 आ रहा है, लास्ट टाइम में 1h1 1h2 1h3, देखो उसमें प्रोटॉन सेम रह रहा था, यहाँ पर प्रोटॉन वेरी कर रहा है, प्रोटॉन वेरी कर रहा है। समझा क्या? प्रोटॉन वेरी कर रहा है मतलब क्या वेरी कर रहा है, एटॉमिक नंबर ही तो वेरी कर रहा है, एटॉमिक नंबर वेरी कर रहा है, लेकिन क्या सेम रह रहा है। देखो यहाँ पे भी 40 है और यहाँ पर भी 40 है, ये दोनों देखो क्या है, ये दोनों सेम है। ठीक, ये दोनों सेम है। तो अब ये एक एलिमेंट ले रहे हैं क्या, नहीं, यहाँ पे सल्फर है और यहाँ पर पोटेशियम है, तो अलग अलग एलिमेंट है ना। ये देखो, ये एलिमेंट E1 है, ये एलिमेंट E2 है, और ये देखो हम क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, अलग अलग है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। तो अब हम इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई ये क्या है, ये आइसोबार्स है। समझ में आ गया? क्लियर है ये? ठीक, ये आइसोबार कहलाता है। आइसोटोप समझ लिया, आइसोबार समझ लिया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ है, वो है रेडियो आइसोटोप क्या होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्या, रेडियो आइसोटोप। ठीक, अब देखो, अब समझो एक होता है स्टेबल न्यूक्लियाई, क्या होता है पहले ही समझो, स्टेबल न्यूक्लियाई या फिर स्टेबल एटम, स्टेबल एटम। ठीक, इसको समझते हैं। ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में क्या क्या चीज होती हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, दो चीज देखें। अब इन दोनों का रेशियो जो होता है ना, रेशियो वो ऑलमोस्ट 1 से लेकर के 1.5 तक रहना चाहिए। समझ में आ गया? मतलब इतना वेरी करे तो ठीक है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, कभी नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएगा, कभी न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, कभी प्रोटॉन कम रहेगा, न्यूट्रॉन ज्यादा हो जाएगा। तो जो भी उसका रेशियो आ रहा है ना, इसको बोलते हैं N/P रेशियो। ठीक है, यहां पर लिख लो न्यूट्रॉन और यहाँ पे लिखते हैं प्रोटॉन, मतलब जितने प्रोटॉन है उसको जोड़ करके यहाँ पे लिख दो, और जितने न्यूट्रॉन है उसको जोड़ करके यहाँ पे लिख दो, और दोनों को डिवाइड करके निकालो, 1 से लेकर के 1.5 तक आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई होता है। ये जनरली है, ठीक है ना, ये हर एटम के लिए वेरी करेगा, हर एलिमेंट के लिए वेरी करेगा, बट जनरली 1 से 1.5 तक आना चाहिए। या अगर इससे N/P रेशियो है जो, ये 1 से लेके 1.5 तक रहना चाहिए। समझ में आ गया? इससे कम, इससे कम मतलब ये नेगेटिव हो गया, या इससे ज्यादा मतलब पॉजिटिव हो गया, ये दोनों ही कहलाएंगे अनस्टेबल। समझ में आ गया? ये अनस्टेबल हो गया, इसीलिए हम अब उस न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल न्यूक्लियस। और सिंगुलैरिटी एक न्यूक्लियस को ले रहे हैं तो हम न्यूक्लियाई वर्ड यूज कर ले रहे हैं। समझ में आ गया? प्लूरल वर्ड के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, न्यूक्लियस। ठीक है, अब न्यूक्लियाई, अब देखो ये अनस्टेबल हो गया, तो कोई भी एटम, समझ में गए, कोई भी एटम जिसमें क्या हो, अनस्टेबल न्यूक्लियस हो, समझ में गया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, ये आइसो और रेडियो आइसोटोप्स। समझ में गया? अभी ये कंप्लीट नहीं है, अभी बस समझो ये अनस्टेबल न्यूक्लियस है ना। अब यहाँ पे समझते हैं कि भाई कोई अनस्टेबल क्यों रहेगा, अनस्टेबल है मतलब या तो न्यूट्रॉन ज्यादा होगा या तो प्रोटॉन ज्यादा होगा। ठीक है, अगर न्यूट्रॉन ज्यादा है तो 1.5 से ज्यादा आ जाएगा, अगर प्रोटॉन ज्यादा है तो 1.1 से कम आ जाएगा।
है ना, प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पे क्या बताता है कि प्रोटॉन ज़्यादा है, यहाँ पर क्या बताता है कि न्यूट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब इस केस में, दोनों ही केस में मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब होगा क्या, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई मतलब विद इन द एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। अब उसमें होगा क्या समझो, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है तो क्या होगा, ये है अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक। कोई भी एलिमेंट, ठीक, जिसमें विथ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, जिसमें अनस्टेबल है न्यूक्लियाई, समझ में आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियो आइसोटोप्स। समझ में आ गया, आइसोटोप का मतलब तो पता ही है आपको, लेकिन रेडियो आइसोटोप हम कब बोलने लगते हैं कि भाई ऐसा आइसोटोप, आइसोटोप होना चाहिए वो, आइसोटोप्स विथ अनस्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब एक तो वो आइसोटोप है पहली बात, लेकिन वो आइसोटोप कैसा है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, n/p करके निकालते हैं उसको, ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, अनस्टेबल है तो कुछ ना कुछ होगा, क्या होगा अभी देखेंगे, लेकिन ऐसे आइसोटोप जो अनस्टेबल होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, रेडियो आइसोटोप। क्लियर है ये बात, तो ये हमने देख लिया भाई रेडियो आइसोटोप क्या होता है। अब थोड़ा समझते हैं कि रेडियो आइसोटोप होने के कारण क्या होता है, अब इसको समझो, ठीक है। देखो, ये है अनस्टेबल एटम या फिर न्यूक्लियस, ठीक, ये अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेगा, ट्राइस टू बिकम क्या, स्टेबल, समझ में आ गया। लेकिन इस प्रोसेस से यहां तक जाना, ये पूरी प्रोसेस है, ठीक है ना, ये एक पूरी प्रोसेस है जिसमें एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, लेकिन इस दौरान यहां से यहां तक जाने की प्रक्रिया में क्या होगा, ये क्या करेगा, अपने आप को रीअरेंज करने की कोशिश करेगा, इसको बोलेंगे रीअरेंजमेंट, ठीक है। अब ये रीअरेंजमेंट जब करेगा तो इस दौरान क्या होता है, इस दौरान कुछ चीजें रिलीज होती हैं जिसको हम बोलते हैं एनर्जी, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। ये एनर्जी हो सकता है एनर्जी इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, या फिर इसको सेपरेट लिख लो, एनर्जी रिलीज करेगा प्लस रेडिएशन रिलीज करेगा, समझ में आ गया, और उसके साथ साथ पार्टिकल्स रिलीज करेगा, ठीक। पार्टिकल्स मतलब जैसे न्यूट्रॉन्स, एक्सेस में न्यूट्रॉन होंगे तो न्यूट्रॉन को रिलीज कर देगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन को रिलीज करेगा, समझ में आ गया, जो भी एक्सेस में होगा, क्यों, क्योंकि अपने आप को वो क्या कर रहा है, रीअरेंज कर रहा है, रीअरेंज मतलब अपने आप को एडजस्ट कर रहा है स्टेबल बनने के लिए। अब उस समय वो रेडिएशन निकालेगा, जैसे कि हमने देखा है गामा रेडिएशन, समझा, अभी देखेंगे आगे कि भाई कितने तरीके के रेडिएशन है, ये रेडिएशन रिलीज करता है, समझा गया, और एनर्जी रिलीज करता है इन फॉर्म ऑफ हीट, समझा गया, इन फॉर्म ऑफ हीट, ठीक, इन फॉर्म ऑफ हीट ये रिलीज करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ये रिलीज करता है, इसी को बोलते हैं, हो क्या रहा है ये, इसीलिए इसके लिए टर्म यूज होता है रेडियो एक्टिव डिके, रेडियो एक्टिव डिके, समझ में आ गया। रेडियो एक्टिव डिके मतलब क्या, कि जब एक प्रोसेस है, समझ में आ गया, एक प्रोसेस है जब एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल की तरफ बढ़ता है, अपने आप को क्या करेगा, बढ़ने के लिए रीअरेंज करेगा, रीअरेंजमेंट के दौरान क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट के दौरान एनर्जी रिलीज हो रही, रेडिएशन रिलीज हो रहा है, पार्टिकल्स रिलीज होता है, समझ में आ गया। अब ये इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिके। ये 3 तरीके के टाइप्स होते हैं, इसके अलग अलग टाइप्स हैं, अभी देखेंगे टाइप्स। ये अल्फा डिके हो सकता है, ये बीटा डिके हो सकता है, ये गामा रेडिएशन भी रिलीज करता है, समझा कि ये डिटेल में है, अभी आगे आ रहे हैं इस पर। यहाँ तक थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भाई रेडियो एक्टिव डिके क्या हो रहा है, जब एक अनस्टेबल स्टेबल की तरफ बढ़ रहा है तब ये सारी चीजें हो रही, उसको क्या बोल रहे हैं हम, रेडियो एक्टिव डिके होना, ठीक है। तो ये हो गया रेडियो एक्टिव डिके। अब समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, ठीक है। तो रेडियो एक्टिविटी क्या है,
सेम चीज, ये सारी चीज हो रही, जो भी ये प्रॉपर्टी, कोई भी एलिमेंट जो ये प्रॉपर्टी शो करे, एलिमेंट विच शोज प्रॉपर्टी टू एमिट, क्या, टू एमिट रेडिएशन। कौन सा रेडिएशन? ये वाला अभी जो देखा हमने, समझा क्या? ठीक है, मतलब रेडिएशन, या फिर इसको आप इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, कोई भी एलिमेंट जिसके पास ये प्रॉपर्टी हो कि वो रेडियो एक्टिव डिके कर पाए, रेडियो एक्टिव डिके, जो भी रेडियो एक्टिव डिके करता है, जो भी एलिमेंट, समझ में, उनको हम बोलते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हो गए, समझ में। और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिविटी। ठीक, तो यहां तक रेडियो एक्टिव डिके भी देख लिया, रेडियो एक्टिविटी भी देख लिया। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि भाई न्यूक्लियर ये जो रिएक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, ये कैसे काम करते हैं। ठीक, एक चीज और थी इसमें, पहले न्यूक्लियर रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक, न्यूक्लियर रिएक्शंस, ठीक है। अब न्यूक्लियर रिएक्शन देखने से पहले हम समझते हैं कि भाई न्यूक्लियर एलिमेंट्स कितने तरीके के होते हैं। न्यूक्लियर एलिमेंट्स, ठीक। अब ये जो न्यूक्लियर एलिमेंट्स हैं, 3 तरीके के ये न्यूक्लियर एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक को बोल रहे हैं हम फिजनेबल, समझ में आ गया। एक होता है नॉन फिजनेबल, ठीक है, और एक को बोलते हैं फ्यूजनेबल, ठीक है। तो फिजनेबल किसको बोल रहे हैं हम? वो मटेरियल, समझ में आ गया, जो क्या कर दे, विच कॉजेस न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, उसको हम क्या बोल देंगे भाई? वो फिजनेबल मटेरियल, ठीक है। एलिमेंट्स मतलब मटेरियल की बात कर रहा हूं यहां, ठीक है। नॉन फिजनेबल मटेरियल किसको बोलेंगे? जो कि ये जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है चालू ना करे, मतलब इसको एक और टर्म के यूज करते हैं हम, फर्टाइल, समझा क्या? ये फर्टाइल है, इसको फिजाइल बोल देते हैं, फिजाइल, ठीक। फिजाइल मतलब वो मटेरियल जो न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन चालू कर दे। फर्टाइल में क्या होगा कि भाई ये एक एलिमेंट है, इसमें जब मैं न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट करूंगा तो ये इसमें क्या होगा? एक एलिमेंट है ये एलिमेंट, इसमें मैं न्यूट्रॉन से बम्बार्डमेंट कराऊंगा जब, तो ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन चालू कर देगा, समझ में आ गया। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, ये एलिमेंट को जब मैंने न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया तो ये न्यूक्लियर फिजन तो चालू नहीं किया, ये चालू नहीं किया, बट ये क्या कर लिया? अपने आप को चेंज कर लिया, ठीक है। चेंज इनटू another एलिमेंट,